So students, today we are going to discuss chapter number first, heading 4.3, the strange case of ब्रिटेन। देखिए, मतलब लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इटली के बारे में, उससे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जर्मनी के बारे में। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्रिटेन। सो ब्रिटेन या आपको इसको इंग्लैंड बोलते हैं, यूके यूनाइटेड किंगडम। तो ये सब जो हैं सिर्फ सब यूके का जो एरिया है उसमें जैसे स्कॉटलैंड, आयरलैंड, कुछ और कंट्रीज जो हैं वो हो जाती है, मिक्स हो जाती है, शामिल हो जाती है। तो अब इसका जो केस है, देखिए स्ट्रेंज केस लिखा हुआ है, मतलब कुछ जैसे अभी तक आपने पढ़ा कि इटली में और जर्मनी में जो कंडीशन थी कि लोगों को पॉलिटिकल जो है वो चाहिए था, मतलब इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए, डेमोक्रेटिक स्टेट बनाने के लिए, और लोगों को जो है इक्वल राइट्स मिले, इसके लिए लोगों ने संघर्ष किए। ठीक है, और ये संघर्ष किससे था? जो इनका ये जो संघर्ष है ये उन लोगों से जो लोग पावर्स में थे। ठीक है, हायरार्की सिस्टम था वहाँ पर, जो किंग्स थे वहाँ के, या जो वहाँ की गवर्नमेंट्स थी, उनके खिलाफ वो संघर्ष था। पर ये स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन है, मतलब स्ट्रेंज का मतलब कुछ उससे हट के होगा। अब देखिए कि क्या उससे हट के है। द मॉडल ऑफ नेशन और नेशन स्टेट्स सम स्कॉलर हैव आर्ग्यूड इज़ ग्रेट ब्रिटेन। अब लोग जो कहते हैं कि जो मॉडल स्टेट होना चाहिए, जब नेशन राष्ट्र होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? जैसे ग्रेट ब्रिटेन में मॉडल है वैसा होना चाहिए। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन। और जो यहाँ पर कहाँ पर ब्रिटेन में, नेक्स्ट पेज पे करो, जो ब्रिटेन में ये सब कुछ हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, तो ये कोई अचानक सडन अपहीवल मतलब अचानक उथल पुथल से नहीं हुआ। ठीक है, सडन अपहीवल का मतलब है कि अचानक से नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए क्या हुआ, और रेवोल्यूशन किया तो कोई क्रांति किससे हुआ? इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, बल्कि ये एक बहुत लंबी चली प्रक्रिया का एक परिणाम था। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन पीरियड टू द 18th सेंचुरी। और 18th सेंचुरी तक अगर बात करें तो कोई भी ऐसा ब्रिटिश नेशन नहीं था। ठीक है, द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश, वो थे इसल वर एथनिक वंस। तो जो प्राइमरी इनकी आइडेंटिटीज थी लोगों की, वो कौन से? जो वहाँ के इनहेबिटेंट का मतलब होता है जो वहाँ के मूल निवासी थे, वो लोग कौन थे? एथनिक्स थे। ठीक है, सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट्स एंड आयरिश, ये लोग थे। ऑल ऑफ दिस एथनिक ग्रुप हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। और इन सबके अपने अलग अलग मतलब राजनीतिक ट्रेडिशन थे और पॉलिटिकल जो इनके कल्चर थे वो थे। बट द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ। पर बहुत ही जल्दी इनके पास क्या आ गया? वेल्थ आ गई। वेल्थ का मतलब जानते हो, मतलब रिच हो गए, तो इनकम का लेवल अच्छा हो गया। इम्पोर्टेंस एंड पावर, इनको महत्व मिलने लगा, शक्ति में आ गए। इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन एंड आइलैंड। और इनका जो प्रभाव है यहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी इनका, जो दूसरे आइलैंड थे, दूसरे राष्ट्र थे, वहाँ पर भी इनका प्रभाव पड़ने लगा। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 एट द एंड ऑफ अ protracted conflict was the instrument through which a nation state with England and its center come to be forged। फिर जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी, ठीक है, कौन सी? विच हैज सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्की, जिसने मोनार्की मतलब सोचते जो राजा था या जो वहाँ के शासक थे, उनकी जो पावर थी उनको सीज कर लिया था। कब? 1688 में, 1688 में। एट द एंड ऑफ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, जो काफ़ी दिन तक विवाद चला, उसके बाद इन्होंने ऐसा किया था। वॉज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द नेशन स्टेट्स विद इंग्लैंड इस सेंटर। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट था, मतलब एक हथियार था उनके हाथ में, जिसके थ्रू जो इंग्लैंड को है एक सेंटर में सेंटर पावर ला सकें। जो मतलब सेंटर पावर का मतलब है कि कई और ज़्यादा देश थे वहाँ पर आसपास वाले, जैसे एशिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो उसमें जो एक जो मेन पावर में आ जाए, जैसे कि इंडिया पावर में, चाइना से तो चाइना पावर आ जाए, तो वैसे ही वो उन्होंने सोचा कि इंग्लैंड जो है सेंटर में रहे, इन सभी के मेन पावर में रहे। केम टू बी फोर्ज मतलब उनसे धोखाधड़ी हो गई, मतलब जिस तरह से सोच रहे वैसा नहीं हो पाया। द एक्ट ऑफ यूनियन का मतलब क्या होता है? एकत्रित करना। 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड डेट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन। और फिर क्या हुआ? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो यूनियन हुई, मतलब जो संधि हुई,
इसके वजह से इसका परिणाम क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम बना और ब्रिटेन जो बना इन इफेक्ट। द इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। अब जो इसका प्रभाव था वो स्कॉटलैंड के ऊपर ये दिखा सकता था। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हैंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी इसके ऊपर ज़्यादा जो डोमिनेशन था, मतलब एक अधिकार था, वो किसका था, इंग्लिश मेंबर्स का, जो अंग्रेज थे उनका अधिकार था। द ग्रोथ ऑफ अ ब्रिटिश आइडेंटिटी meant that Scotland's distinctive culture and political institution were systematically suppressed। तो जो ग्रोथ थी ब्रिटिश आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या था, इनकी जो बढ़ोतरी हो रही थी, मतलब इसका मतलब ये था, स्कॉट्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर सिस्टमेटिकली सप्रेस। जो स्कॉटलैंड का जो कल्चर था वो क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं सप्रेस हो रहा, दबाव जा रहा था। द कैथोलिक क्लेंस एंड इनहेबिटेंट ऑफ स्कॉटिश हाईलैंड्स एंड शट अ टेरिबल रिप्रेशन वेयर एवर दे अटेम्प्ट टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। तो जो कैथोलिक थे, ठीक है, आपको पता था प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक दो तरह के जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ थी वो वहाँ पर रहती थी इंग्लैंड में। जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो कट्टर किस्म के होते थे, जो कैथोलिक थे थोड़े मतलब उस तरह से। तो इनको आपस में विवाद होकर कैथोलिक्स जो हैं वो परेशान होते थे, अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करने लगे। द स्कॉटिश हाईलैंड वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वियर देयर नेशन ड्रेस एंड लार्ज नंबर ऑफ फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। अब जो स्कॉटिश जो हाईलैंड्स मतलब जो वहाँ के रिच लोग थे, उनको उनकी लैंग्वेज बोलने के लिए, ठीक है, जो उनके देश की लैंग्वेज थी, उनके देश के कल्चर थे, जो उनका कपड़ा पहनने के लिए, इस सब पे रोक लगा दी गई, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को तो जो उनकी मातृभूमि थी वहाँ से हटा दिया गया था, वहाँ से निकाल भी दिया गया था। आयरलैंड सफ़र अ सिमिलर फेट। जो अब देखिए यूके में कौन कौन से थे, यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड था, स्कॉटलैंड था और आयरलैंड था। तो जो प्रॉब्लम स्कॉटलैंड ने झेली वही आयरलैंड ने भी वही झेली, वहाँ के लोगों के साथ भी वही हुआ। आयरलैंड सफ़र्ड द सिमिलर फेट। इट वाज द कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। ये कंट्री भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बटी हुई थी। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ द आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंट ओवर अ लार्ज कैथोलिक कंट्री। और इंग्लिश ने, जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प की कि वो अपना डोमिनेशन मतलब एकाधिकार उस बड़े देश पे बना सके। कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेशन वर सप्रेस। और जो कैथोलिक ने जो रिवोल्ट किया, इनके विरोध किया, उसको दबा दिया गया। आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वोल्फीटन एंड यूनाइटेड आयरिशमैन इन 1719। फिर एक जो रिवोल्ट था वोल्फीटन यूनाइटेड आयरिशमैन थे 1798 में, आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801। इनको ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में 1801 में ले आया गया। द न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ अ डोमिनेशन। जो अब नया जो ब्रिटिश नेशन था उसका प्रोपेगेंडा क्या था, मतलब मेन एजेंडा क्या था कि यहाँ पर इंग्लिश कल्चर, जो उनका अपना कल्चर था इंग्लैंड वालों का, वो उसकी ज़्यादा महत्ता हो। द सिम्बोलिक ऑफ न्यू ब्रिटेन। जो फिर इन्होंने जो सिम्बल्स जो ब्रिटेन के बनाए, जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हमारा झंडा है, राष्ट्रीय गान वगैरह है, तो ये हर देश के जो उनको बनाया। तो ब्रिटिश फ्लैग जो था वो यूनियन जैक था, उसका नाम क्या है, यूनियन जैक है, जैसे हमारा तिरंगा झंडा है। द नेशन एंथम था गॉड सेव अवर नोबल किंग। और इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड टू द ओल्डर नेशन। तो और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया, अपने नेशन एंथम को प्रमोट किया, ये सब प्रमोट किया। सर्वाइव्ड ओनली एज सबोर्डिनेट पार्टनर इन यूनियन। अब वो लोग जो बाकी लोग थे वो केवल एक उसके पार्टनर बन के ही रह गए थे। तो